हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है CPC 1908 और टॉपिक है रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और ये थोड़ा सा, ये जो हमारा डिस्कशन है ये लंबा होने वाला है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और इसके पॉइंट्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आप इसको समझते जाइए। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा और द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ अ जजमेंट एज टू द पॉइंट्स डिसाइडेड ईदर ऑफ फैक्ट और ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट एंड लॉ इन एनी सब्सिक्वेंट सूट बिटवीन सेम पार्टीज़। इसका मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का मतलब ये होता है, रेस जुडिकाटा मतलब जो ऑलरेडी चीज़ डिसाइड हो गई है। इसका मतलब होता है कि ये रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट है। कंक्लूसिवनेस मतलब अगर एक बार किसी मैटर पे जजमेंट आ गई है तो वो कंक्लूसिव मानी जाती है, मतलब वो मानी जाती है कि ये फाइनल चीज़ है। एज टू द पॉइंट्स डिसाइडेड ईदर ऑफ फैक्ट, हमको अगर मालूम हो तो बेसिकली जब भी सूट्स होते हैं या कोई भी इशू होता है, मैटर कोर्ट में जाता है, तो या तो वो फैक्ट से रिलेटेड हो, फैक्चुअल बेसिस पर, मतलब मुद्दों पर लड़ाई होती है। कई बार कानून पे लड़ाई होती है कि भाई ये कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, या ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा, या ये वाला लॉ, तो उसको बोलते हैं मैटर ऑफ लॉ। या फिर बहुत से केसेस में ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फैक्ट भी इशू में होता है और लॉ भी, तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। तो कहने का क्या मतलब है, दोबारा से बता रहा हूँ कि रेस जुडिकाटा जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि जो जजमेंट एक बार आई है वो कंक्लूसिव हो गई, वो फाइनल है इन एवरी सब्सिक्वेंट सूट बिटवीन द सेम पार्टीज़। पार्टी यानी कि उसके ऊपर बार बार एक ही मैटर के ऊपर कोर्ट में सूट करे जा रही हैं या एक दूसरे के ऊपर केस करे जा रही हैं। यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे जैसे अगर सपोज़ करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट पास हो गई तो आप उसमें अपील नहीं कर सकते, उसमें ये प्रिंसिपल लगेगा। ये प्रिंसिपल अपील के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल है सेम कोर्ट्स में अगर आता है जजमेंट्स तो उसको रोकने के लिए, कि ये नहीं कि आप बार बार उसी सेम कोर्ट में सेम मैटर के लिए लड़े चले जा रहे हो एंडलेसली। और बेसिकली इसके पीछे प्रिंसिपल भी यही है। तो आगे यही कह रहा है कि वंस ए मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, नो पार्टी कैन बी परमिटेड टू रीओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन, एज इन एब्सेंस ऑफ सच ए रूल द लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज विल नेवर कम टू एन एंड and the parties would be put to constant trouble, harassment and expenses. The doctrine ex captio res judicata has been accepted in all civilized legal systems. तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि एक बार जब मैटर फाइनली एक कोर्ट में डिसाइड हो गया, कॉम्पिटेंट कोर्ट में, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने करा और फाइनली आपकी बहस हुई, पूरा एविडेंस आए, सब कुछ हुआ और फाइनली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो ये नहीं कि दोबारा से पार्टी उसको रीओपन करवा रही है अगले लिटिगेशन में कि नहीं हम तो अभी जी सेटिस्फाइड नहीं है, अब हम दोबारा इसी कोर्ट में दोबारा लिटिगेशन करेंगे, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। एक बार कोई दूसरी पार्टी हारेगी, वो केस डाल देगी, फिर दूसरी पार्टी। बट जैसा कि मैंने बताया, इसको उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका राइट टू अपील इसमें चला जाए, नहीं, वो एक अलग इशू है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर्स जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अब ऑब्वियसली आप उसको सब्जेक्ट टू आप राइट टू आपका अपील है तो आप उसको अपील कर सकते हैं नेक्स्ट हायर कोर्ट में।
फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट का मैटर है तो आप 2 जजेस की बेंच के आगे अपील कर सकते हैं या वट एवर द केस में भी। तो कहने का ये मतलब है कि सेम कोर्ट में सेम चीज़ पे बार बार आप लिटिगेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे ये प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। और जितने भी सिविलाइज्ड, मतलब यहाँ पे सिविल लॉ कॉमन लॉ से कंफ्यूज मत होइएगा, जितने भी सिविलाइज्ड जो लीगल सिस्टम्स हैं उनमें ये प्रिंसिपल माना जाता है। सिविलाइज मतलब जो भी सभ्य समाज हैं, ज़्यादातर जो लीगल सिस्टम है सभ्य, वहाँ पे ये प्रिंसिपल मानते हैं। तो अब सेक्शन 11 एग्जैक्टली क्या बोलता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or suit in which issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। बेसिकली वो यही बोल रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है वो ऐसा कोई सूट या इशू जो है जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू रह चुका है एक पुराने किसी सूट में, पुराने किसी वाद में बिटवीन द सेम पार्टीज़, या फिर ऐसी पार्टीज़ जो कि एक दूसरे के अंडर में क्लेम कर रही हो, जो कि मैंने आपको रेस सब जुडिस के प्रिंसिपल में बताया था, जैसे कि एलआर्स हो गए पार्टी के, तो और सेम टाइटल में अगर वो पार्टीज़ लड़ रही हो तो ऐसे में वो सब्सिक्वेंट जो सूट है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर वो एक बार फाइनली डिसाइड हो गया उस कोर्ट के द्वारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 क्या है? फॉर्मर सूट डिनोट्स ए सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। इसका मतलब ये है कि फॉर्मर सूट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो सूट पहले दाखिल हुआ नहीं, जबकि ऐसा सूट जो कि चाहे दाखिल बाद में हुआ लेकिन डिसाइड पहले हुआ, उसको हम फॉर्मर सूट मानते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है? वो कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू राइट ऑफ अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। कि कोर्ट की कॉम्पिटेंस जो हम डिटरमिन करेंगे वो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये नहीं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हम चैलेंज करें हाई कोर्ट में तो हम ये बोलें कि हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंस तो हाई, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। हालांकि हम उसका अपील में चैलेंज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट डिटरमिन करी जाती है कि वो कोर्ट क्या वो जजमेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट थी कि नहीं थी। फिर एक्सप्लेनेशन 3 आ गया कि द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट बी इन फॉर्मर सूट हैव बीन एलिजेड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर। तो बेसिकली जो मैटर है एक्सप्लेनेशन 3 में, ये वो मैटर है जो फॉर्मर सूट में एक पार्टी ने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया हो, एलेज किया हो, और दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई किया हो या एडमिट किया हो, चाहे एक्सप्रेसली मतलब ओरल या रिटर्न वे में, या इम्प्लाइडली मतलब अपने कंडक्ट से। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 4 पे। एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक in such former suit shall be deemed to have been a matter directly or substantially in issue in such suit। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर जो या तो उठाया जाता या उठाया जा सकता था एक ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक पुराने सूट में, और बाई चांस नहीं उठाया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलें, तो वो भी माना जाएगा कि वो मैटर भी उस सूट में ये माना जाएगा, उसको डीम करा जाएगा कि वो मैटर उठा लिया गया है। इसके कहने का ये मतलब है कि बाद में जो मैटर अगर उठाया जा सकता था तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते दोबारा सूट फाइल करते टाइम कि यार वो तो हम भूल गए उस टाइम। नहीं, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन 4 उस चीज़ के बारे में है कि अगर वो उठाया जा सकता था और आपने नहीं उठाया उस टाइम पे फॉर्मर सूट में, तो आप सब्सिक्वेंट सूट में ये नहीं बोल सकते कि उठा तो सकते थे, हम भूल गए या हम गलती हो गई। नहीं। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कह रहा है? एनी रिलीफ claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कह रहा है कि ऐसा कोई रिलीफ जो आपने प्लेंट में क्लेम किया है लेकिन जो डिक्री में जब कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी उसमें एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया है, तो इस सेक्शन के पर्पस से ये माना जाएगा कि वो जो आपने जो रिलीफ क्लेम किया था वो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है।
फिर आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 6 पे। एक्सप्लेनेशन 6 क्या कह रहा है? वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड in respect of a public or private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under persons so litigating। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जब कोई पर्सन्स हैं जो लिटिगेट करते हैं, वो बोनाफाइड पर्सन्स होते हैं, जायज़ लोग होते हैं, और वो किसी पब्लिक या प्राइवेट राइट के लिए क्लेम करते हैं जो कि कॉमन होता है उनके लिए या औरों के लिए भी, और ऐसे सारे पर्सन्स जो ऐसे राइट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कॉमन चीज़, जैसे कोई पब्लिक यूटिलिटी का यूज़ करने से रिलेटेड चीज़ हो गई या कुछ ऐसा मैटर हो गया, तो इस सेक्शन के लिए माना जाएगा कि बाकी सारे पर्सन्स जो चाहे इस सूट का पार्ट भी नहीं थे वो भी बेसिकली माने गए हैं कि वो भी क्लेम कर रहे हैं ऐसे पर्सन्स के द्वारा जो लिटिगेट कर रहे हैं, जिन्होंने मुद्दा उठाया है। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 8 पे। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding and former proceeding for the execution of that decree। बेसिकली ये इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि जो इस सेक्शन के प्रोविज़न है वो डिक्री के एग्जीक्यूशन का जो केस होता है उसमें भी अप्लाई करेंगे, और जो भी बेसिकली रेफरेंसेस दिए गए हैं इस सेक्शन में रिगार्डिंग एनी सूट या इशू इन फॉर्मर सूट, ये माने जाएंगे कि ये रेफरेंसेस जो हैं ये प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की प्रोसीडिंग है उससे भी रिलेट करेंगे। बेसिकली जो अगर फॉर्मर हमने कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का केस डाला है, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केस में भी ये प्रोविजंस सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के अप्लाई होंगे। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 8 पे। एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन competent to decide such issue shall operate as res judicata in subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit in which such issue has been subsequently raised। तो बेसिकली इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी कोई मैटर हर्ड सुन लिया गया है और फाइनली किसी कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन कितने तरीका हो सकता है, पिक्यूनरी हो सकता है, टेरिटोरियल। तो सपोज करो उस कोर्ट का उस समय लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था और उसने वो चीज़ हियर करके और डिसाइड कर दी है, तो ये रेस जुडिकाटा ऑपरेट करेगा आगे वाले सूट में भी, इवन इसके बावजूद कि ऐसी कोर्ट का अगले मैटर में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाया जाए तो अगर सपोज करो पार्टीज के बीच में एक पर्टिकुलर इशू डिसाइड हो चुका है, लेकिन कोई और इश्यूज पे या कोई और मैटर पे किसी नेक्स्ट कोर्ट में जाते हैं जिसका ज्यूरिसडिक्शन हो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो पुरानी वाली कोर्ट का लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था इस मैटर में नहीं है, तो पुराना जो मैटर है वो जो सुना था तो उसमें भी नहीं माना जाएगा। नहीं, पुराना जो इशू हियर किया है और डिसाइड किया है कोर्ट ने उस मैटर से रिलेटेड उसको रेस जुडिकाटा माना जाएगा। अब इसका बेसिस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाइस अभी हमने जो डिस्कस किया, अभी सेक्शन 11 हमने एज इट इज़ डिस्कस किया है, उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ही था। अब आ जाते हैं इसका बेसिस क्या है, क्यों ये प्रिंसिपल बना है, इसके पीछे का बेसिस क्या है। तो इसका एक लैटिन फ्रेज है, नीमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट एडम कॉजा। अगर आप लोग ये याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड। एग्जाम में अगर ये लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये है, नो मैन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। वैक्स ट्वाइस का मतलब कोई भी आदमी को बार बार 2 बार परेशान नहीं किया जा सकता एक ही मैटर के लिए। अगर एक मैटर हो गया डिसाइड तो आप बार बार परेशान नहीं कर सकते। सेकंड है, इंटरेस्ट रिपब्लिकादे के उत सित फिनिस लिटियम। इसका मतलब है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट क्यों? अगर ये मैटर चलते ही रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्टीज लिटिगेट करते रहेंगी सालों साल सेम मैटर पे,
तो क्या होगा, कोर्ट्स का टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग है कोर्ट्स में। ऐसे ही पार्टीज़ का तो कोई कभी जजमेंट मिलेगा ही नहीं उनको, लिटिगेशन चलता रहेगा। ऑलरेडी लिटिगेशन में बहुत पेंडिंग हो जाता है, डिले हो जाता है, पता लगे उसके बाद जजमेंट आ गया, फिर सेम कोर्ट में लगा दिया केस, तो इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए एंड लाने के लिए, एक कंक्लूसिविटी लाने के लिए ये सेकंड बेसिस। फिर है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिताते ऑक्यूपिटर। इसका मतलब है ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। एक बार एक जुडिशियल डिसीजन आ गया तो उसको करेक्ट, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये करेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो एक अलग मैटर है, आप उसकी अपील में जाते हो या वो एक अलग इशू है। अपील से इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 के प्रिंसिपल को। अपील एक अलग इशू है। यहाँ पे एक्सेप्टेड एज करेक्ट वो बोल रहा है सेम कोर्ट में, सेम लेवल ऑफ कोर्ट में, सेम हायरार्की ऑफ कोर्ट में। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अब इस पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैरा में। दस द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज ए कंबाइंड रिजल्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन बी एंड सी एंड प्राइवेट जस्टिस एक्सप्लेन्ड इन पॉइंट ए एंड दे अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वेदर सिविल और क्रिमिनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो क्या ये कह रहा है बेसिकली कि जो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 और 3 देखें, वो बेसिकली प्राइवेट एक पब्लिक पॉलिसी का मैटर है। पब्लिक पॉलिसी का कैसे कि भाई इन स्टेट के फेवर में है और जुडिशियल डिसीजन को करेक्ट माना जाए। अगर करेक्ट नहीं माना जाएगा तो कल को कोई कोर्ट की बात मानेगा ही नहीं। कल को लोग कहेंगे कि जजमेंट आ गया, हम तो नहीं मानते, हमें तो पसंद नहीं आया। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। और जो पहला था नो मैन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, ये क्या है, ये एक प्राइवेट जस्टिस का ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये चाहे सिविल केसेस हों या क्रिमिनल केसेस हों, ये दोनों में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हाउएवर जनरली सेक्शन 11 CPC इज़ नॉट एग्जॉस्टिव and it applies mostly to civil suits only, but this doctrine has been extended and applied since long in various other kind of proceedings and situations by Court of India, England and various other courts. Res judicata also applies to the execution proceedings as held in Bhaskar Traders versus M. Kunhiraman and Arjun Singh versus Mohindra Kumar. ये पॉइंट ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है कि बेसिकली सेक्शन 11 CPC जो है वो अपने आप में पूरा नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, और मोस्टली ज़्यादातर तो ये सिविल सूट्स में ही अप्लाई होता है। लेकिन ये डॉक्ट्रिन जो है ये बेसिकली बहुत से और टाइप के केसेस जैसे कि क्रिमिनल केसेस वगैरह में भी इसको अप्लाई किया जाता है, और ना खाली इंडिया में बल्कि इंग्लैंड और अदर कंट्रीज में भी। प्लस ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी रेस जुडिकाटा का ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो कि भास्कर ट्रेडर्स वर्सेस M. कुन्हीरमन और अर्जुन सिंह वर्सेस महेंद्र कुमार केसेस में से निकल के आया ये प्रिंसिपल, या ये स्टैब्लिश हुआ कि ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी यूज़ होता है। अब आ जाते हैं गाइस, इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। जब हमने रेस जुडिकाटा समझ लिया है इतने डिटेल में, तो एसेंशियल कंडीशंस समझने में हमें कोई मुश्किल होगी ही नहीं। पहला पॉइंट आ जाता है मैटर इन इशू। मैटर इन इशू क्या मतलब, मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू मस्ट बी द सेम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट। जो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, हम अभी प्रेजेंट के केस में अगर हम कोई मैटर है या केस हमारा बन रहा है, तो वो सेम मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू पुराने में भी होना चाहिए। सेकेंडली सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम पार्टीज या पार्टीज जो जिनके अंडर वो क्लेम कर रही हों, उन सेम पार्टीज के अंदर, जैसे कि LRs मैंने बताया था। थर्ड आ गया सेम टाइटल। सेम टाइटल मतलब पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन फॉर्मर सूट। फिर है कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब कोर्ट जिसने कि फॉर्मर सूट डिसाइड किया हो, वो एक कॉम्पिटेंट सूट होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट सूट भी डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। फिर है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड,
मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू जो है वो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए बाय द कोर्ट इन द फॉर्मर सूट। अब ये मैटर इन इशू को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। तो मैटर इन इशू के बेसिकली दो मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू और दूसरा मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। अब फर्दर मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू कितने तरह के हो सकते हैं, एक्चुअली इन इशू या कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। अब इसको हम समझते हैं डिटेल में इनका मतलब क्या है। तो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का मतलब मैटर जो डायरेक्टली मतलब एट वंस इमीडिएटली, ऐसा मैटर। ए फैक्ट कैनॉट बी सेड टू बी डायरेक्टली इन इशू इफ द जजमेंट स्टैंड्स वेदर द फैक्ट्स एग्जिस्ट और डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब फैक्ट को डायरेक्टली इन इशू नहीं कहा जा सकता अगर जजमेंट जो है वो फिर भी बिना उस मैटर के अगर एग्जिस्ट कर रही है या स्टैंड कर पा रही है, तो फिर उस मैटर को हम डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते। बेसिकली वो जजमेंट के लिए वो उस फैक्ट का एग्जिस्ट करना जरूरी है, तभी उस फैक्ट को डायरेक्टली इन इशू बोलेंगे। सब्सटेंशियली मीन्स इसेंशियली, मटेरियली और इन अ सब्सटेंशियल मैनर। सब्सटेंशियल बोलते हैं ना कि मोटे मोटे तौर पे, ये चीज़ मोटे तौर पे, और डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट तरीके से, मतलब पूर्णतः रूप से। तो सब्सटेंशियली का मतलब क्या आ गया कि सब्सटेंशियल मैनर में इट इज समथिंग शॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी बट इंडीड मोर देन मियर सस्पिशन। सर्टेनिटी से थोड़ा कम लेकिन सस्पिशन मतलब मैटर है नहीं है उससे ऊपर, 100% है वो वाली चीज़ भी नहीं, लेकिन सिर्फ ये भी नहीं कि लग रहा है इससे ऊपर और 100 से नीचे। ए मैटर कैन बी सेड टू बी सब्सटेंशियली इन इशू इफ इट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस फॉर द डिसीजन ऑफ अ केस। अगर वो केस के डिसीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये माना जाएगा वो मैटर सब्सटेंशियली इन इशू है। नो रूल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैन बी लेड डाउन टू डिसाइड एंड इट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। कोई इसका ये चीज़ें जो है कि ये मैटर डायरेक्टली है कि सब्सटेंशियली है, इसका कोई स्टैंडर्ड कोई फार्मूला नहीं है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। ये फैक्ट ऑफ द केस पे डिसाइड करेगा फैक्ट कि कौन सा मैटर डायरेक्टली है कौन सा सब्सटेंशियली है। Where there are findings on several issues, then res judicata applies to all. अगर बहुत सारे मैटर्स पे कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी है तो रेस जुडिकाटा बेसिकली उन सब मैटर पे लगेगा, जो कि एक्सप्लेनेशन 3 के द्वारा भी हमने समझा था। फिर आ जाते हैं एक्चुअली इन इशू। व्हेन इट इज़ इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड्स इट्स ऑन मेरिट्स when a matter is alleged by one party and denied or admitted by other, explanation 3। एक्चुअली इन इशू का मतलब कि कोई इशू जो डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इशू में है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको मेरिट्स पे डिसाइड किया। मेरिट्स पे डिसाइड करने का क्या मतलब होता है, उस मैटर को प्रॉपरली सुना है, उसके एविडेंसेस लिए हैं, पूरा एक ट्रायल चला है और मेरिट्स पे उसका डिसीजन आया है, तो ऐसे में उसको बोलते हैं एक्चुअली इन इशू। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू का क्या बोलते हैं कि जब मैटर जो है वो माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड फॉर अटैक और डिफेंस इन द फॉर्मर सूट बट हैज़ नॉट बीन मेड अ ग्राउंड। ऐसा मैटर जो बनाया जा सकता था ग्राउंड अटैक का या डिफेंस का, लेकिन उसको बनाया नहीं गया ग्राउंड, तो ऐसे में बोलते हैं कि वो मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू था। ए पार्टी इज बाउंड टू ब्रिंग फॉरवर्ड हिज होल केस इन रिस्पेक्ट टू द मैटर इन इशू एंड कैनॉट एब्सटेन फ्रॉम नॉट रिलाइंग और गिविंग अप एनी ग्राउंड विच इज in controversy and for consideration before court and afterwards make it cause of action for a fresh suit। ये वही बात बोल रहा है बेसिकली कि अगर पार्टी जो कि वो मुद्दा उठा सकती थी और उसने उठाया नहीं, चाहे किसी भी वजह से या भूल हो गई है, तो वो बाद में उसको नहीं उठा सकती। गाइस तभी यहाँ पे एक पॉइंट पहले से बता रहा हूँ, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वकील जो है वो प्रॉपरली प्लेंट आपका बना रहा है नहीं बना रहा है, उसने सारे आपके इश्यूज़ कवर किए हैं, वो सारे रिलीफ्स कवर किए हैं नहीं किए हैं। इसीलिए प्लेंट की ड्राफ्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है यहाँ पे, अगर ध्यान से आप ये देखें, क्योंकि एक बार आपने प्लेंट बना दी, उसमें आपने रिलीफ नहीं क्लेम किया या आपने बाद में उसमें अमेंडमेंट नहीं करी प्लेंट में, और बाद में एक बार केस का फाइनल डिसीजन आ गया, तो आपके पास पछतावे के अलावा फिर कुछ नहीं रहता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेंट को प्रॉपरली ड्राफ्ट करना।
तो गाइज एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो कि आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा है। गाइज ये टर्म जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में कई बार आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो अगर आपने ये ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली दिस हेल्प्स इन रेजिंग द बार. What helps in raising the bar? The rule of constructive res judicata. It helps in raising the bar of res judicata, which helps in subduing a cantankerous litigant. कैंटेंकरस लिटिगेंट मतलब जो कोई खपती लोग होते हैं ना, जो बार बार केस करते रहते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल हम नहीं इन्वोक करेंगे या नहीं लगाएंगे तो आदमी बोलेगा यार मैं तो कोर्ट को बोलेगा कि मैं तो वो पहले प्लेंट में भूल गया, मेरे वकील से गलती हो गई या जो भी है, वॉट एवर इट माइट बी, तो मैं तो अब दोबारा से केस लगाना चाहता हूँ। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आया है कि बेसिकली ये क्या करता है, ये एक तरह से रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को एम्पलीफाई करता है, उसको और बढ़ा देता है या उसका स्कोप बढ़ा देता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन 4 इज टू कट शॉर्ट लिटिगेशन, एंड इफ द एप्लीकेंट और डिफेंडेंट फेल्स टू टेक अप अ ग्राउंड which he might and ought to have taken, it would be treated to have been raised and decided. Might and ought must be read as conjunctive, that is and not as or, and unless both are proved, then there is no constructive res judicata. ये पॉइंट समझ लें ध्यान से, इसका मतलब है माइट एंड ऑट जो है वो कंजंक्टिव वे में यूज होगा, माइट और ऑट नहीं माना जाएगा इसको। तो बेसिकली माइट एंड ऑट दोनों होने चाहिए, कि माइट मतलब हो सकता था और ऑट मतलब किया जाना चाहिए था। तो हो सकता था और किया जाना चाहिए था, अगर ऐसे दोनों प्रूव किए जा सकते हैं तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा माना जाएगा, और अगर दोनों प्रूव नहीं करे जा सकते साथ में तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। तो इसमें फर्दर ये है कि वन ऑफ द टेस्ट हाउएवर इज टू सी वेदर बाय रेजिंग द क्वेश्चन द डिक्री विच वॉज पास्ड इन प्रीवियस सूट कुड हैव बीन डिफीटेड, वेरीड और इन एनी वे अफेक्टेड। क्या है कि एक टेस्ट ये चीज़ फाइंड करने का ये है कि क्वेश्चन पूछ के देखा जाए अपने आप से कि जो डिक्री आई है, जो जजमेंट आई है बेसिकली, या डिक्री आई है केस में, वो प्रीवियस सूट में क्या वो मुद्दा अगर रेस किया जाता तो वो डिफीट हो सकती थी डिक्री, मतलब बिल्कुल उल्टी आ सकता था जजमेंट, या थोड़ा सा चेंज्ड आ सकता था, या किसी भी तरीके से वो डिक्री अफेक्ट हो सकती थी। तो एक ये टेस्ट इसमें देखने का है कि ऐसा इशू बेसिकली इसको माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अगर क्वेश्चन ऐसी नेचर का है, इट मस्ट बी डीम्ड टू बी द क्वेश्चन विच ऑट टू हैव बीन रेस्ड इन द फॉर्मर सूट। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि अगर ऐसा है मुद्दा कि जिसकी वजह से डिक्री चेंज हो सकती थी, तो वो इस नेचर का है कि इट इज डीम्ड टू बी ए क्वेश्चन विच ऑट टू हैव बीन रेज्ड, ऐसा क्वेश्चन उठाया जाना चाहिए था। तो इससे रेलेवेंट केसेस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। इसमें क्या था, बेसिकली एसआई ऑफ पुलिस था, वो डिसमिस किया गया था। आप अपने हिंट के लिए याद रख सकते हैं इस केस को। गाइज अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस केस को थोड़ा सा इसका एटलीस्ट समरी या सिनॉप्सिस पढ़ लीजिएगा। और दूसरा केस है देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीओ। तो गाइज इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है अभी ख़त्म होता है रेस जुडिकाटा का। अब बेसिकली डिफरेंसेस हैं रेस जुडिकाटा वर्सेस एस्टॉपल का क्या डिफरेंस है, या रेस जुडिकाटा वर्सेस रेस सबजुडिस का क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको ऑलरेडी, ये जो है ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और अगर आपने समझ लिया और इसके पॉइंट्स आपने ध्यान रखे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, और ये एक 10 मार्क्स के अराउंड का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बहुत है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आता ही आता है। तो थैंक यू गाइस।